अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस बुक का टॉपिक हम करने वाले हैं वो है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जो हम टॉपिक कर रहे थे वो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ के नाम से है। और इसमें 5 से 6 सोर्सेज हैं इस्लामिक लॉ के, जिसमें से हमने 3 कर लिए थे इजमा तक। और आज जो हमने करना है वो नेक्स्ट 4th सोर्स करना है, विच इज़ कयास। कयास के लिए इंग्लिश का एक लफ्ज़ यूज़ होता है पर्टिकुलरली, विच इज़ एनोलॉजी। ठीक है, बार दफ़ा जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कयास का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता, एनोलॉजी इस्तेमाल होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। या बार दफ़ा ऐसा होता है वो लिख देते हैं कयास या एनोलॉजी, तो हमने दूसरे लफ्ज़ पे फोकस नहीं किया होता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए याद रखना है कयास और एनोलॉजी दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है। लॉ गेट सिलेबस के लिए आज जो कयास के हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उसमें कयास के मीनिंग है, डेफिनेशन है, इसका ओरिजिन है, इसके एलिमेंट्स हैं और इसके अलावा इसकी काइंड्स हैं। कयास की काइंड्स की बात की जाए तो 2 तरह की काइंड्स हैं। एक तो जर्नल है जो सबको पता है, और दूसरी वो हैं जो कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने हमें बताई हैं। तो हम दोनों ही को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कयास कौन कर सकता है और इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या लिमिटेशंस है। एंड लास्ट पे हम इसकी एग्जांपल देखने वाले हैं कि कयास का जो इस्तेमाल है हमें इस्लामिक लॉ में कहाँ कहाँ मिलता है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कयास। कयास या एनोलॉजी का मतलब है 2 चीज़ों का कंपैरिजन करते हुए उनको बराबरी की सतह पे लेके आना। और अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कयास का मीनिंग बयान करते हैं तो इसका मतलब है टू मेजर, टू कंपेयर, टू एस्टिमेट और मेकिंग 2 थिंग्स इक्वल। ठीक है, या आप कह सकते हैं इक्वालिटी। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कयास। और कयास के मामले में जो बेस्ट डेफिनेशन है या ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की है। और ऐसा क्यों है ये मैं आगे जाके आपको समझाऊंगी। फ़िलहाल हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, कयास is an extension of law from an original text by which the process is applied to a particular case by means of a common elate which cannot be ascertained merely by interpreting the text। अगर हम कयास की डेफिनेशन को सादा अल्फाज में बयान करते हैं तो कयास का मतलब है असल मतन को लेते हुए या असल मतन को देखते हुए किसी पहले से मौजूद कानून की तौसीह करना और किसी एक ऐसे ख़ास मामले में उसको लागू करना जिसकी तशरीह अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट के मुताबिक करते तो उसकी तशरीह वैसे ना होती जैसे हमने पहले से मौजूद कानून में तौसीह करके हासिल की। अगर हम कयास की डेफिनेशन पर गौर करते हैं तो हमें 2 बातें समझ में आती हैं। पहली ये कि जो तौसीह होगी वो पहले से मौजूद कानून में होगी। हम खुद से नया कानून नहीं बनाएंगे बल्कि जो पहले से मौजूद कानून है किसी मामले को लेके पर्टिकुलर केस के हवाले से उसको लेते हुए हम उस कानून में तौसीह करेंगे, यानी कि उसमें हम इजाफ़ा करेंगे। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो भी कानून होगा वो ओरिजिनल टेक्स्ट से मिलता जुलता होगा। ऐसा नहीं है कि हम ओरिजिनल टेक्स्ट के बाहर चले जाएंगे और कोई खुद से कानून बना के और जो है कयास आराइयाँ करेंगे, ऐसा नहीं है। कयास के लिए ये 2 बातें ज़हन नशीन रखना बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ कयास। इमाम अबू हनीफ़ा ने कयास को इंट्रोड्यूस करवाया था। इट्स मीन के जो कयास है उसके बानी इमाम अबू हनीफ़ा हैं। और इनको लेते हुए एक सवाल पूछा जाता है जो कि LLB के पेपर्स में भी आता है और इसके अलावा लॉ गेट में भी आ सकता है। वो सवाल है कौन से इमाम हैं जिन्हें इमाम अहलुर राय कहा जाता है। और जब हमें ऑप्शन दिए जाते हैं तो बच्चे इमाम मालिक पे टिक करके आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इमाम मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम अहलुर राय कहा जाता है। तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो उसका जो सही जवाब है वो इमाम अबू हनीफ़ा होगा। अगला पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ कयास। 4 एलिमेंट्स हैं कयास के और एक एक करके इनको देखते हैं। पहले इनके नाम सुन लें। असल और लॉ और हुक्म अल असल, तीसरा है फ़र और चौथा है इल्लत या इफ़ेक्टिव कॉज। और बाज़ दफ़ा ये भी पूछा जा सकता है कि कयास के कितने एलिमेंट्स होते हैं। नीचे ऑप्शन दिया जा सकता है 4, 2, 3। तो आपने याद रखना है कि जो कयास है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है असल और नाम से ही जाहिर है इसमें ओरिजिनल केस की बात है। ये वो केस होता है जिसको लेके हम कयास करते हैं, यानी कि कयास का जो आगाज़ है वो असल से होता है।
दूसरा एलिमेंट है लॉ और हुक्म अल असल। इसमें जो हमारे पास ओरिजिनल केस है उसके ऊपर रूलिंग होती है, यानी कि लीगल रूलिंग ऑन ओरिजिनल केस इज़ कॉल्ड हुक्म अल असल या लॉ। ठीक है, तो ये दूसरा एलिमेंट है। और तीसरा एलिमेंट है हमारे पास फ़र, और फ़र का मतलब है न्यू या पैरेलल केस। और जो फोर्थ एलिमेंट है वो है इल्लत। इसका मतलब है इफ़ेक्टिव कॉज। ऐसा कॉज जिसकी वजह से हमें कयास करने की ज़रूरत पड़ी हो उसे हम कहेंगे इफ़ेक्टिव कॉज। अगला पॉइंट है कयास की काइंड्स ऑफ कयास, जिसमें 3 काइंड्स हैं जो कि जर्नल हैं। पहली कयास आला, दूसरी कयास मसावी और तीसरी कयास अदना। और ये तीनों नाम से ही ज़ाहिर हैं, इनको ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दूसरे इमामों के लिहाज से काइंड्स की बात करते हैं कयास की, तो इमाम शाफ़ी का नाम सफ़े अव्वल पे आता है। और इमाम शाफ़ी ने कयास की 2 काइंड्स बयान की हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, और यही याद रखें। में भी पूछ लिया जाए लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अगला पॉइंट है कंडीशंस और कॉम्पिटेंसी फॉर एक्सरसाइजिंग कयास। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं। जो भी जुरिस्ट कयास करना चाहता हो उसको वेल वर्स्ड होना चाहिए कुरान में और सुन्ना में, और जो भी इशू उसके पास आया है उसके मुतालिक उसको तमाम मालूमात होनी चाहिए, ताकि अगर वो किसी कानून में तौसी करे तो ऐसा ना हो कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है कुरान या सुन्ना का वही बदल जाए। जबकि हमें जो कयास आराई करनी होती है, यानी कि जिन जूरिस्ट को कयास आराई करनी होती है, उनको कुरान और सुन्ना के मुताबिक और उसी टेक्स्ट में रहते हुए कयास आराई करनी पड़ती है। ठीक है, ये है जूरिस्ट की कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटेंसी फॉर कयास। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर कयास। और कयास के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो कयास है वो कुरान और सुन्ना में जो रूल वाज़े बयान किए गए हैं उनके मुतालिक नहीं करना चाहिए। दूसरा, कयास हमेशा लीगल ग्राउंड्स पे करना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम कयास आराई करने लगें या कयास करने लगें तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जो कि कुरान और सुन्ना में बयान किया गया है उसको चेंज नहीं होना चाहिए। इट्स मीन कि हमें उसी रूल में और उसी रेगुलेशन में रहते हुए कयास आराई करनी चाहिए, ना कि हमें टेक्स्ट चेंज कर देना चाहिए। और जैसा कि पहले मैं बयान कर चुकी हूँ कि हम खुद से कोई भी कानून अख़ज़ नहीं कर सकते, बल्कि पहले से मौजूदा कानून में हम तौसी कर सकते हैं। क्योंकि कयास में लॉ की बात की जाती है और लीगल ग्राउंड्स पे किया जाता है, इसलिए इसको एनालॉजिकल डिडक्शन कहते हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा पूछ लिया जाता है कि हनफी और मलकियों के मुताबिक, ठीक है, हनफी और मलकियों के मुताबिक कयास का दूसरा नाम क्या है, या कयास के लिए दूसरा कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता है। और नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से इज्तिहाद जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। कयास का दूसरा नाम इज्तिहाद है। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट हेडिंग है लिमिटेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कयास। और सबसे पहले तो कयास किसी भी ऐसे मैटर पे अप्लाई नहीं किया जा सकता जो कि क्रिमिनल टाइप का मैटर हो। दूसरी बात यह है कि कयास पे नहीं किया जा सकता, यानी कि एक रूल जो कि पहले ही कयास आराई से ड्राइव किया गया है उसके ऊपर दोबारा से हम कयास नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि ऐसा रूल जो कि ख़त्म हो चुका हो, जिसकी कोई वक़्त ना रही हो, और हम उस पर भी कयास नहीं कर सकते। और जो चौथी बात है, जो चौथी लिमिटेशन है वो ये है कि ऐसा हुक्म जिसमें एक्सेप्शन पाई जाती हो, ठीक है, जो कि एक हुक्म है और उसको लेके कोई ना कोई एक्सेप्शन पाई जाती है, तो उस पर भी हम कयास आराई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एग्ज़ाम्पल्स ऑफ कयास या लॉज ड्राइव्ड बाय कयास। और इसमें सबसे पहले हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म याद आता है या एक हदीस याद आती है जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी नशा आवर चीज़ें हैं वो सब हराम हैं। अब बहुत सी नशा आवर चीज़ें ऐसी हैं जो उस दौर में नहीं थी लेकिन आज के दौर में हैं। हमने इस रूल में तौसी की और इस रूल में तौसी करते हुए हमने ये नतीजा निकाला कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उस दौर में नहीं थी लेकिन इस दौर में है और वो नशा क्रिएट करती है, तो हमने उसको भी हराम करार दिया। इसे हम कहते हैं कयास करना। दूसरी मिसाल ये ली जाती है कि कुरान पाक में हमें वाज़िया हुक्म दिया गया है कि जब भी जुमे की नमाज का वक्त हो तो जो भी आप सेल करते हैं, यानी कि जो भी आपकी ख़रीद फ़रोख्त की ट्रांजैक्शन है उसको आप रोक दें जुमे की नमाज के लिए।
इसको हमने तौसी में लिया और हमने ये जो रूल है वो तमाम मामलात पे अप्लाई किया, चाहे वो आपके दफ्तरी मामलात हैं, चाहे वो आपके दुकानदारी मामलात हैं, बैंक के मामलात हैं, हमने सब में इसको अप्लाई किया। क्या करते हुए? कयास करते हुए। इसके रूल में जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट का रूल था उसमें हमने तौसी करते हुए इसको तमाम मामलात पे अप्लाई किया। नेक्स्ट कयास की जो एग्ज़ाम्पल है वो हमें मिलती है वज़ू के हुक्म के मुतालिक, यानी कि हमें कहा जाता है कि अगर वज़ू करते वक्त हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा है जहां पानी मुकम्मल नहीं पहुंचा तो हमारा वज़ू नामुकम्मल है। और ये जो कयास आई है ये हमने ली हज़रत आयशा की एक रवायत से, जहां वो कहती हैं कि अगर आपके नाखून की कोई जगह सूखी है, वहाँ पानी नहीं पहुँचा तो आपका वज़ू नहीं होगा। इस चीज़ में तौसी करते हुए, इस रूल में तौसी करते हुए हमने ये रूल अप्लाई किया नेल पॉलिश पे। और हमने ये कहा कि अगर कोई भी लड़की जिसने नेल पॉलिश लगाई है और वो वज़ू करती है और वो जो पानी है उसके नेल्स पे नहीं लगता या नेल्स के किसी भी पोर्शन तक नहीं पहुंचता तो उसका वज़ू नामुकम्मल है। क्योंकि उस दौर में नेल पॉलिश तो मौजूद नहीं थी, लेकिन हमारे पास एक ओरिजिनल टेक्स्ट था और हमने उसमें तौसी करते हुए ये कयास किया कि अगर नेल पॉलिश लगी हो और हमारे नाखूनों तक पानी ना पहुँचे तो हमारा वज़ू नामुकम्मल है। इसे हम कहते हैं कयास राई करना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, 4th सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, कयास या एनालॉजी पे। और उम्मीद करती हूँ मैंने अच्छे तरीके से इसको इलेबोरेट किया होगा और आपको इसकी समझ आई होगी।